हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फिरोज खान सर चैनल के माध्यम से आपको एडीपीओ के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा प्रैक्टिस बुक कराई जा रही है। मैंने आज तक आपको 8 प्रैक्टिस सेट साथ ही प्लस जीएस करंट अफेयर्स भी उपलब्ध करा दिया गया है इस चैनल के माध्यम से। और आज दोस्तों हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 दोस्तों हम आज देखने जा रहे हैं। आपने उम्मीद करता हूं कि सभी 8 प्रैक्टिस सेटों को देख लिया होगा और ये 90 क्रम के प्रैक्टिस सेट को आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टिकोण से ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, इससे हमें एक अनुमान लगेगा कि एग्जाम में जो होने जा रही है 5 दिसंबर को, उसमें किस तरह के क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर शामिल किया है, उसके हिसाब से किस तरह से क्वेश्चन पेपर आ सकता है। ठीक है, एक अनुमानित दोस्तों यहाँ पर सीआरपीसी के कभी 8, 9, 10 क्वेश्चन, एविडेंस के 8, 9, 10 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से ये अनुमानित क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यही एक अनुमान हमको यहाँ पर काफ़ी कुछ इससे हेल्प मिलने जा रही है। दोस्तों आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 8 प्रैक्टिस सेटों को देख लिया होगा। नहीं तो हम कमेंट करके बताइएगा कि आपने। ठीक है, और जैसे भी बात जो भी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम तो आपके लिए उसके लिए कुछ जो भी हो सके हम सहायता आपके लिए कर सकें। ठीक है, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी कम समय रह गया है हमारे पास एग्ज़ाम को, अब एग्ज़ाम के। ठीक है, आज 20 तारीख हो चुकी है, शेष 15 दिन रह गए हैं। आज 1-2 रोज में हमको जो भी सूचना है एडमिट कार्ड को लेकर वो भी जारी होने वाली है। आइए विधि क्रमांक 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। सीआरपीसी का क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है कि सीआरपीसी की धारा 389 में क्लोज 3 में दिए निर्देश के अनुसार कार्रवाई नहीं हो पाती है। दिए निर्देश के अनुसार कार्रवाई नहीं हो पाती है तो अभियुक्त क्या कर सकता है? तो अभियुक्त क्या कर सकता है? क्या 389 1 में आवेदन करेगा वो, या 389 2 में आवेदन करेगा, या अनुच्छेद 136 में अपील करेगा, या 389 4 के में आवेदन करेगा? ठीक है दोस्तों, तो यदि अभियुक्त क्या कर सकता है तो अभियुक्त इसमें आवेदन करेगा, वो करेगा 389 1 के में आवेदन करेगा। यदि कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो क्या करेगा भैया? अभियुक्त 389 1 के अधीन उसको आवेदन करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी क्वेश्चन नंबर 2। सीआरपीसी संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीआरपीसी संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन करने के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता संबंधी विधि का संशोधन या समेकन करने हेतु, या दंड प्रक्रिया संहिता विधि का संशोधन करने के लिए, या दंड प्रक्रिया संहिता संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने हेतु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सीआरपीसी विधि का संशोधन समेकन करने हेतु इस एक्ट का उद्देश्य, ये मुख्य उद्देश्य है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बात आई हमको सामान्य परिचय में बता दी गई है। ठीक है, संशोधन के बारे में सब कुछ बता दिया गया है ये सीआरपीसी में शुरुआत में ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी के अंतर्गत कौन से मामले एक निश्चित अवधि तक यदि विचारण पूरा नहीं होता है तो जमानत दे दी जाएगी? न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले में, सत्र और उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले में, केवल उच्च न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले में, या मजिस्ट्रेट द्वारा किसी मामले में? तो दोस्तों यदि एक निश्चित अवधि तक विचारण नहीं पूरा हो पाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में जमानत दे दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इससे का भी हमारा डी सही होगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय ट्रायल किसी मामले में जमानत दे दी जाएगी यदि निश्चित अवधि तक नहीं होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीआरपीसी की धारा 199 संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 199 संबंधित है मानहानि से संबंधित मामले, मानहानि से संबंधित विचारण, मानहानि से संबंधित विशेष प्रक्रिया, मानहानि के लिए अभियोजन। तो इसका भी सही ऑप्शन दोस्तों डी हमारा होगा। मानहानि के लिए अभियोजन के बारे में बात करती है सीआरपीसी की धारा 199। क्या बात करती है? मानहानि के लिए अभियोजन के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सीआरपीसी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के प्रयास का बलत प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु का कर सकता है। हत्या के अपराध अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की जिसने गंभीर प्रकृति या कोई अपराध किया हो
मृत्यु कारित कर सकता है या गिरफ्तारी करने हेतु सभी साधनों का प्रयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के प्रयास गलत प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसमें से? ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, गिरफ्तारी करने से सभी साधनों का उपयोग कर सकता है, सही है। हत्या के अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, ठीक है, ये भी सही है। और हत्या के कोर्ट में ना आने वाले मानव है अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित तक कर सकता है, ठीक है, ये भी सही है। दोस्तों इसमें सही नहीं है, गलत ऑप्शन जो है, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऐसे व्यक्ति की जिसने गंभीर प्रकृति का कोई अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है, ये ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उच्चतम न्यायालय ने अपने किस मामले में तेजाब के हमले में घायल व्यक्ति की चिकित्साई इलाज हेतु निर्देश दिए थे? तेजाब हमले में घायल व्यक्ति के चिकित्सकीय इलाज हेतु निर्देश दिए थे लवली बनाम भारत संघ, लक्ष्मी बनाम भारत संघ, लक्ष्मी एवं सरस्वती बनाम भारत संघ, या लक्ष्मी एवं सरिता बनाम भारत संघ। तो ये दिया गया था दोस्तों इलाज हेतु निर्देश लक्ष्मी बनाम भारत संघ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी बनाम भारत संघ में दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए कौन हकदार नहीं है? आवयस्क पुत्री हकदार है, पत्नी जो भरण पोषण करने में असमर्थ है हकदार है, पत्नी जिसका विवाह विच्छेद हो गया है वो भी दोस्तों हकदार है, पत्नी जिसका विवाह विच्छेद हो गया है लेकिन पुनः विवाह नहीं किया हो तो हकदार नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा ऑप्शन इन्होंने इनका देखिए, पत्नी जिसका विवाह विच्छेद हो गया है, पत्नी जिसका विवाह विच्छेद हो गया है लेकिन पुनः विवाह नहीं किया हो तो यह हकदार है, और सी विवाह विच्छेद हो गया हो। अब ये यहाँ पर जिस तक ये कंडीशन देखनी होगी इसमें कि विवाह विच्छेद होने के बाद उसने पुनः विवाह किया है कि नहीं किया है, पुनः विवाह कर लिया होगा तो वो हकदार नहीं रह जाती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पुनः विवाह विच्छेद हो गया हो लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया हो, ठीक है, तो हकदार नहीं है। आवयस्क पुत्री, ठीक है, जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती जब तक की जिम्मेदारी है। पत्नी जो भरण पोषण करने में असमर्थ है उसकी जिम्मेदारी है। अब पत्नी जिसका विवाह विच्छेद हो गया है, ठीक है, वो भी है लेकिन यहाँ पर पुनः विवाह नहीं किया हो और पुनः विवाह कर लिया होगा तो हकदार नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, लेकिन इसमें ऑप्शन देखो तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। विवाह विच्छेद हो गया हो, ठीक है, तो भी हकदार है लेकिन पुनः विवाह ना किया हो, ठीक है, तो यहाँ डी अपने सही करा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हो सकता है ये सभी ऑप्शन जो देखने को थोड़े से, तो इसको ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं आएंगे, इस क्वेश्चन ऐसा होगा इसमें पूरी बातें स्पष्ट होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बंद सीआरपीसी के किस प्रावधान में है कि 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता? 15 वर्ष से कम बालक उम्र के बालक को, जो कि आपने देखा है जे एक्ट हमारा जो है इसे व्यक्ति को संरक्षण देता है, ठीक है, तो नहीं बुलाया जा सकता। धारा किस अधीन, किसके अधीन? सीआरपीसी धारा 160(1) के अधीन, 160(2) के अधीन, 160(1) के 161(1) के अधीन, या धारा 160(2)(a) के अधीन। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों धारा 160(1) के अधीन। धारा 160(1) के अधीन नहीं बुलाया जा सकता 15 वर्ष से कम बालक को, ठीक है, उनको काफ़ी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा हर तरह से। आइए सीआरपीसी की धारा 324, सीआरपीसी की धारा 324 के प्रावधान लागू होने के लिए संबंधित अध्यायों में कितनी अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध किया जाता है? 324 के लागू होने के लिए 1 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास, 2 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास, 3 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास। 3 वर्ष की अवधि के कारावास सही ऑप्शन है, 3 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास, 3 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास, ठीक है, 3 वर्ष तक हो सकेगा या अधिक, उससे भी अधिक हो सकेगा, ठीक है, सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होते होगा। आइए सी आएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सीआरपीसी की धारा 259, सीआरपीसी की धारा 259 संबंधित है संज्ञेय मामलों को असंज्ञेय मामलों में संपरिवर्तित करना, वारंट मामलों को समन मामलों में संपरिवर्तित करना, असंज्ञेय मामलों को संज्ञेय मामलों में संपरिवर्तित करना,
या समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करना। तो 259 दोस्तों संबंधित है धारा नंबर और ऑप्शन नंबर डी, समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करना। ये धारा 259 इस बारे में बात करती है। आइए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट सीआरपीसी के। अगला एक हमारा है दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। क्वेश्चन 11, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप जो अधिनियम के रूप में परिभाषित हुआ वो किस वर्ष तैयार किया गया था? 1868, 1869, 1871, 1872। तो दोस्तों 1871 को इसको अधिनियमित रूप में पारित हुआ, ठीक है। और किस वर्ष तैयार किया गया था? तो 1871 को इसे तैयार किया गया और 1872 में इसे, ठीक है, 1 सितंबर को इसे संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय उसका, जैसे कि आप जानते हैं, फ्लॉप हो चुका है जम्मू कश्मीर राज्यों का 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। तो सही ऑप्शन है 1871 को तैयार किया गया था और 72 को लागू किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेक्टम प्रोबेंडी का अर्थ है ये सुसंगत तथ्य है, ये विवादक तथ्य है, ये विसंगत तथ्य है या असंगत तथ्य है? 12 का सही ऑप्शन है दोस्तों, ये एक विवादक तथ्य है, ये एक विवादक तथ्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? दोस्तों मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ कि कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, फिर ही ऑप्शन को लगाइएगा। साक्ष्य परिणाम है, सबूत साधन है। साक्ष्य और सबूत दोनों परिणाम हैं। साक्ष्य साधन है, सबूत परिणाम है। और साक्ष्य साधन है, सबूत साक्ष्य का परिणाम है। दोस्तों साक्ष्य साधन है और सबूत साक्ष्य का परिणाम है। सबूत दिया जाता है वो साक्ष्य का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 13 का सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14, यदि कहीं से धुआं निकल रहा है, यदि कहीं से धुआं निकल रहा है तो कोई भी समझ जाता है कि कहीं तो आग लगी होगी। इसी प्रकार जब न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व को मान ले तो उसे क्या कहते हैं? अस्तित्व, तथ्य की अस्तित्वता है, अस्तित्वता है, सुसंगत मान लेता है, उपधारणा है या साबित है? तो दोस्तों तो अब ये मान लीजिए कि न्यायालय जो है वो उपधारणा करेगा, उसको मान लेगा, ठीक है। उन्होंने उपधारणा की है तो उसे क्या कहते हैं? उपधारणा है, ठीक है, जब तक कि वो साबित ना कर दे कि धुआं क्या है, ठीक है। जैसे जब तक न्यायालय जो पक्षकार है वो साबित ना कर दे, जब तक कि न्यायालय उपधारणा करेगा कि कार्य किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा कर सकेगा का संबंध किस धारा से नहीं है? अभी हम बात करें तो उपधारणा करेगा, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, ठीक है, कि कोई अपराध हुआ है, जब तक कि वो साबित ना कर दिया जाता है। तो कौन सी धारा से संबंधित नहीं है? अब ये फिर ध्यान रखिएगा, 88, 89, 90, 114। तो सीआरपीसी की धारा 89 इस बारे में संबंधित नहीं है। बाकी 88 भी बात करती है उपधारणा के बारे में, 90 भी बात करती है और 114 भी बात करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 89 यहाँ पर हमारा बी सही होगा, संबंधित नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में निम्नलिखित में से क्या अवश्य नहीं या वास्तविक रूप से सिद्ध किया जाए? क्या निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है, और कि वास्तविक रूप से सिद्ध किया जाए? षड्यंत्र के अस्तित्व को, षड्यंत्र के तथ्य को, षड्यंत्र में अभियुक्त के सम्मिलित होना को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर है 10 में षड्यंत्र के तथ्य को। धारा 10 इस बारे में बात करती है, तो वास्तविक सिद्ध किया जाए षड्यंत्र के तथ्य को नहीं, अस्तित्व को नहीं, ध्यान रखिएगा, षड्यंत्र के तथ्य को। आइए 16वां और 17वां क्वेश्चन, हवाला केस के नाम से कौन सा वाद जाना जाता है? हवाला केस के नाम से कौन सा वाद जाना जाता है? सीबीआई बनाम राजीव शुक्ला, सीबीआई बनाम संजय शुक्ला, सीबीआई बनाम बीसी शुक्ला, सीबीआई बनाम नवीन गुप्ता। तो सही ऑप्शन दोस्तों हवाला केस के नाम से जाना जाता है सीबीआई बनाम बीसी शुक्ला, ठीक है, सीबीआई बनाम
बीसी शुक्ला का बाद हवाला कैसे के नाम से जाना जाता है। आइए 18वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज है जनगणना रजिस्टर, विक्रय विलेख, वीज़ा, सीआरपीसी की धारा 168 की रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी देता है। तो कौन सा लोक दस्तावेज है? तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों वीज़ा। वीज़ा एक लोक दस्तावेज है। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ पर वीज़ा हमारा सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कब्जापूर्ण स्वामित्व का प्रथम दक्षया साक्ष्य है को सिद्धांत में प्रभाव में लाती है? अब इस कब्जापूर्ण स्वामित्व का तो प्रथम दक्षा साक्ष्य, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और ये धारा है हमारी 110 महत्वपूर्ण धारा जो बात करती है कब्जापूर्ण स्वामित्व का प्रथम दक्षा साक्ष्य का सिद्धांत प्रभाव। ठीक है, तो कौन सी धारा 110? 4 ऑप्शन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। 110 कब्जापूर्ण स्वामित्व के बारे में बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार विबंधन के सिद्धांत से तात्पर्य है पूर्व न्याय, पूर्व कथन के अनुरूप कथन नहीं करना, या पूर्व में किए गए कथन के विपरीत कथन करने से रोकना, या उपरोक्त सभी। तो 20 का सही ऑप्शन है दोस्तों पूर्व में आपने कथन कर दिया, किए गए कथन के विपरीत कथन करने से रोकना। ठीक है, विबंधन धारा 115 से लेकर ये 117 तक टोटल 3 धाराओं में विबंधन अध्याय 8 इसके बारे में प्रावधान करता है। 3 धाराएं देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हैं और संबंधित स्थान की शांति भंग करते हैं, ये दोनों दोषी होंगे। तो ये दोनों दोषी होंगे। ठीक है, तो आप सीआरपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भंग करने के लिए दोषी होंगे, लड़ते हैं संबंधित स्थान भंग करते हैं तो दोषी होंगे धारा 160 के अधीन। ठीक है, दंगे को परिभाषित किया गया है 159 में, बताया गया दंगा क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थान में दंगा। ठीक है, और दोषी होंगे तो वो होंगे 160 के अधीन। 161 और 162 दोस्तों ये है, इसको भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के द्वारा इनको निश्चित कर दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामलाल को रोड पर मोबाइल मिलता है। रामलाल को रोड पर मोबाइल मिलता है, वह उसे चारों तरफ देखता है कि मोबाइल उठाने के पूर्व फिर जल्दी से उठा लेता है। कौन सा अपराध किया है? चोरी की है उसने, या आपराधिक दुर्विनियोग किया है, या चोरी का प्रयास किया है, या कोई अपराध नहीं किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 का सही ऑप्शन होगा डी। जब तक कि वो मोबाइल उठाने के पश्चात अब वो क्या कार्य करता है, उस व्यक्ति का पता लगाता है या नहीं लगाता है, या पता लगने के बाद भी वो अपने कब्जे में रख लेता है। ठीक है, तो वो जैसा भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से फिर वो अपराध दुर्विनियोग होगा। जब भी वो चोरी जो भी होगा फिलहाल तो कोई अपराध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23। रामलाल श्यामलाल को जो 19 वर्ष का है, एक सीडी जो अश्लील तस्वीरों जो आम दुथार दिखाने के लिए बांटता है। रामलाल भारतीय दंड संहिता की धारा से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 293। ठीक है, ऐसी चीज़ों का बेचने का बना प्रतिसिद्ध किया गया है। 94 गाने के बारे में बात करती है। ठीक है, 92 हमारे असली साहित्य के बारे में बात करती है, और 93 ठीक है इसके सही तो अब क्या होगा, अपराध का करता है 393 का, तो दंडनीय होगा 393। याद रखिएगा 292, 93 और 94 ये तीनों ही धारा महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर आप देख लीजिएगा। अध्याय 4-14 की है ये। ठीक है, 95 के बाद हमारा लग जाता है धर्म से संबंधित अपराध अध्याय 15। मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करता हूँ दोस्तों, इसलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए आपके एग्जाम आपने सब कुछ समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 95 संबंधित है डिमिनिश क्यूरेट एक्स, डिनिमिन नॉन क्यूरेट एक्स, डिमिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, या डिमिनिश नॉन क्यूरेट एक्स। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 24 का ऑप्शन नंबर सी डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। ठीक है, ये धारा इस सिद्धांत पर आधारित है
और धारा 95 बात करती है तुच्छ अपराधों के लिए सजा का प्रावधान, ठीक है, वो अपराधों के अंतर्गत आता है, छोटे मोटे कार्य के लिए सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये धारा 95 महत्वपूर्ण है। तुच्छ कार्यों के लिए बात करती है अध्याय में सीधे। और सिद्धांत की बात करें तो डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स के बारे में बात करती है। आइए आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय दंड संहिता में किस धारा में प्रच्छन्न गृह अतिचार, छुपकर गृह अतिचार को परिभाषित किया गया है? आपराधिक अतिचार, ठीक है, गृह अतिचार और प्रच्छन्न गृह अतिचार 343 इस बारे में बात करती है, ठीक है। और रात्रो गृह प्रच्छन्न ये सब दोस्तों धारा आपराधिक उससे ही परिचित है, अतिचार से ही संबंधित है, लेकिन ये सिर्फ आपराधिक अतिचार, गृह और प्रच्छन्न गृह और गृह रात्रो गृह वेतन, ठीक है। तो याद रखिएगा 343 धाराएं भी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती हैं अच्छी खासी, ठीक है, अच्छी खासी धाराएं ये याद रखिएगा। और अध्याय 16, 17 तो महत्वपूर्ण है। और अध्याय 4 साधारण अपवाद, ठीक है, इन्हें विशेष तौर पर देखिएगा आप। विवाह से संबंधित अपराध भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। 5-6 चैप्टर जो हैं आईपीसी के वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न के मामले से संबंधित है? क्योंकि इसके अलावा यदि आपने मेरे पुराने पेपर लगाए होंगे एडीपीओ के, तो उसमें आईपीसी के आपने देखा होगा कि अध्याय 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है। साधारण अपवाद के बारे में जो है वो अध्याय 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 76 से लेकर 106 धारा में इसमें बात किया गया है कि आपको कब संरक्षण मिलेगा, कब आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं इस धाराओं के अंतर्गत तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न के मामले से संबंधित है? ये प्रयत्न के मामले से संबंधित है। महाराष्ट्र बनाम मोहम्मद याकूब, अभ्यानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, दोनों संबंधित हैं, इन कोई भी नहीं है। तो ये दोनों ही वाद संबंधित हैं प्रयत्न के मामले से। महाराष्ट्र बनाम मोहम्मद याकूब, अभ्यानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, दोनों ही याद रखिएगा प्रयत्न से संबंधित हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में क्रूरता के अंतर्गत आता है, ठीक है। महिला का उत्पीड़न केवल शारीरिक क्रूरता, केवल मानसिक क्रूरता या सभी तरह की क्रूरता? डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 कि अपवाद पहले में प्रयुक्त शब्दावली गंभीर व अचानक प्रकोपन का विवाक है, ये एक विधि का प्रश्न है, तथ्य का प्रश्न है, विधि तथ्य मिश्रित प्रश्न है, जब विधि के अंतर्गत एक उपधारणा है। तो दोस्तों ये एक तथ्य का प्रश्न है। अचानक जब गंभीर प्रकोपन मिलना ये एक तथ्य का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय दंड संहिता के अधीन परिभाषित शब्द संश्रय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अपराध किए जाने से पूर्व उसके किए जाने को सुखकर बनाना, किसी की सहायता पकड़े जाने से बचाने के लिए करना, किसी व्यक्ति को परिवहन के साधन देना, किसी व्यक्ति को आश्रय देना। दोस्तों 29 का सही ऑप्शन है हमारा। अपराध किए जाने से पूर्व उसके किए जाने को सुखकर बनाना ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये सम्मिलित नहीं भाई, किसी व्यक्ति को सहायता करना, पकड़े जाने बचाने के लिए कार्य करना, ठीक है, यह संचय है। किसी व्यक्ति को परिवहन साधन देना संचय है, और किसी आश्रय देना ये भी संचय है, ठीक है। तो ये सभी बातें सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय दंड संहिता में आवश्यकता या बचाव नहीं लिया जा सकता जबकि कार्य किस में किया जाता है? सद्भावपूर्वक, बिना आपराधिक आशय के, क्षति करने में, अंतर्निहित खतरे में, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों बचाव नहीं लिया जा सकता। सद्भावपूर्वक किया जाता है तो बचाव लिया सकता है, बिना आपराधिक आशय के किया जाता है तो बचाव लिया सकता है, लेकिन क्षति कारित करने में अंतर्निहित खतरे पर नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही होगा, क्षति कारित करने में अंतर्निहित खतरे पर, ठीक है। आइए ये हमारा आईपीसी भी कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985, क्वेश्चन नंबर 31, जो बात करता है कि अधिनियम में ऐसे अपराधों के लिए दंड जिनके लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है कितना दंड मिलता है। जिनके लिए कोई दंड नहीं है उसको दंड कितना मिलेगा, जो अपराध, ठीक है, उपबंध नहीं किया गया। तो आइए 1 माह, 2 माह, 3 माह,
या इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अधिनियम में मृत्युदंड से संबंधित अपराध के क्या करने पर भी मृत्युदंड दिया जाता है? अपराध का प्रयत्न करने पर, अपराध का दुष्प्रेरण करने पर, अपराध का षड्यंत्र करने पर, या सभी स्थिति में। तो दोस्तों दुष्प्रेरण करना, चाहे प्रयत्न करना, चाहे षड्यंत्र करने पर, सभी ऑप्शन सही होंगे डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 33। अधिनियम में विशेष न्यायालय के गठन में, विशेष न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश होते हैं? जितने आवश्यक हों। राज्य सरकार जितना विनिश्चित करे, राज्य सरकार जितने अधिसूचना में विनिश्चित करे। कम से कम एक या अधिकतम एक? तो कम से कम एक या अधिकतम। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका भी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 34। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्वेश्चन नंबर 34। अधिनियम में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है? देखिए छोटा सा अधिनियम है दोस्तों हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो इसकी सारी धारा हमें याद रखनी है। और इसकी धारा 9A 10 है और 10 को 110 जो है वो राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अधिनियम की धारा 8B में किसकी नियुक्ति के संबंध में उपबंध है? दहेज नियंत्रक अधिकारी, दहेज प्रतिबंधित अधिकारी, विशेष अधिकारी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और दहेज प्रतिषेध अधिकारी यहाँ पर हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर 26 में अनुतोष कब प्रदान किया जाता है? विधिक प्रक्रिया अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व संचित की गई हो तब, विधिक प्रक्रिया के अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात संचित की गई हो तब, या तो ए और बी, या ए या बी। इसका भी सही ऑप्शन डी, या तो पूर्व या पश्चात। किस धारा के तहत अपराध की प्रकृति बताई गई है? 30, 31, 32, 33। तो धारा 31 अपराध की प्रकृति के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38वां। अधिनियम में किस अधिकारी को सद्भाव पूर्वक कार्यवाही करने पर संरक्षण प्रदान किया गया है? पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदायकर्ता, संरक्षण अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो ये किसे प्रदान किया गया है? संरक्षा अधिकारी को। ऑप्शन नंबर सी, संरक्षा अधिकारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। अधिनियम में अभियोजन के मंजूरी प्राप्त होने के बाद व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्रवाई संचित की जाती है। सत्र न्यायालय में, विशेष न्यायालय में, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में। आइए क्वेश्चन नंबर 40। अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकृति के अपराध से संबंधित विचारण कार्यवाही दिन प्रतिदिन आयोजित की जाती है? विशेष न्यायालय कार्यवाही करेगा। अपराध 1 वर्ष से अधिक हो, अपराध 2 वर्ष से अधिक हो, अपराध 3 वर्ष से अधिक हो, सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सभी गलत हैं। अपराध 1 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है, तो अधिक ना हो, यदि हो तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट अध्याय। गर्भधारण पूर्व, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम का क्वेश्चन नंबर 41। अधिनियम के संबंध में क्या सही है? इसमें कुल 6 अध्याय 34 धारा, 7 अध्याय 34 धारा, 8 अध्याय 34 धारा, 9 अध्याय 34 धारा। तो इसका सही ऑप्शन है, इसमें कुल दोस्तों हमारे 8 अध्याय हैं और 34 धाराओं में इसे बांटा गया। आइए अधिनियम में 57वें दिन से प्रारंभ होता है भ्रूण, लिंग, गर्भ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये प्रारंभ होता है गर्भ। ठीक है, परिभाषाओं में सीधा बताया गया है इस बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 43। अधिनियम के अंतर्गत किस मशीन को विक्रय के लिए प्रसिद्ध माना गया है? इमेजिंग मशीन, स्कैनर मशीन, भ्रूण पता करने की मशीन, ये सभी।
तो ऑप्शन नंबर डी सभी। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर व अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए कौन अधिनियम के अनुबंधों के अनुसार ही अवधारणा कर सकेगा? राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, जिलाधिकारी करेगा या समिति करेगी? तो इसका सही ऑप्शन है समिति करेगी। ठीक है, स्थानीय या आंतरिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अधिनियम के अंतर्गत किस समिति को सीपीसी की शक्तिवाद विचारण करते समय होती है? तो आंतरिक समिति को, स्थानीय समिति को। ठीक है, तो आंतरिक और स्थानीय समिति है, अनुशासनात्मक समिति कोई है ही नहीं। तो आप दोनों को दोस्तों सिविल सीपीसी, ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता की बात विचारण करते समय प्राप्त होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अधिनियम में जब न्यायालय प्रत्यार्थी को अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, क्या किया जाता है? दोष सिद्ध किया जाता है, तो व्यथित महिला को कितनी राशि के संदाय करने का आदेश देगा? यदि तो प्रत्यार्थी जिसके खिलाफ महिला ने करा कार्य वो और उसको दोष सिद्ध किया जाता है, तो ऐसे कितना महिला को कितनी राशि का संदाय का आदेश देगा? 1000, 5000, 7000 या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप 1967 47वां क्वेश्चन। अधिनियम में न्यायालय को कहाँ परिभाषित किया गया है? 2B, 2C, 2D, 2E। तो अधिनियम को 2D में परिभाषित किया गया है, 2D में। ठीक है, कोई साक्ष्य इस अधिनियम के तहत ग्रहण नहीं किया जाएगा विचारण, सुनवाई या अन्य कार्रवाई में जब तक अभियुक्त को कितने दिन पहले प्रकट नहीं किया जाता? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। 48 का सही ऑप्शन है हमारा 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। अधिनियम में आतंकवाद के आगम से प्राप्ति संपत्ति की सूचना कितने समय के भीतर अन्वेषण अधिकारी को देंगे? जो संपत्ति आपने आतंकवाद से प्राप्त की है, इसकी सूचना अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को देंगे 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे, जो समय विहित किए जाए। तो सही ऑप्शन है दोस्तों 48 घंटे में इसकी सूचना दे दी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 48 घंटे। लोक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम 1984 धारा 6 उपबंध करती है निरसन व्यवधि ए और बी, ए या बी? तो 50 का सही ऑप्शन है सी नंबर, ए और बी। दोनों के बारे में व्यवधियाँ और निरसन एवं व्यवधियाँ के दोनों के बारे में बात करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 51। इस अधिनियम में न्यूनतम दंड मिलता है 2 माह, 6 माह, 4 माह, 12 माह। तो ये मिलेगा आपको न्यूनतम दंड 6 माह, सी नंबर का सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52। अधिनियम की परिभाषा खंड में किस धारा में है? अभी अधिनियम की का परिभाषा खंड किस धारा में है? 2A में, 2A में, 3 में, 3A में। तो परिभाषा खंड दी गई है हमारी धारा 3 में। अधिकतर परिभाषाएं खंड परिभाषा 2 में दी गई हैं, लेकिन कुछ अध्यायों कुछ एक्टों में 3 में दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गलती मत करिएगा, रट्टा मत मारिएगा। 53 का क्वेश्चन देखिए। अधिनियम में न्यायालय द्वारा संज्ञान निम्नलिखित में से किस आधार पर लिया जाता है? धारा 4.1 में आदेश की विधि मान्यता के प्रश्न होने पर, धारा 4.2 में आदेश की विधि मान्यता के प्रश्न होने पर, धारा 4.3 में आदेश की विधि मान्यता के प्रश्न होने पर, या इन सभी स्थितियों में? तो धारा 4.1 आदेश की विधि मान्यता के प्रश्न होने पर। क्वेश्चन नंबर 53 का ए। आइए 54। लोक सेवाओं की प्रदान गारंटी अधिनियम 10। अधिनियम में आवेदन प्रारूप को परिभाषित किया गया है। आवेदन प्रारूप को परिभाषित किया गया है 2A, 2B, 2C, 2D। 2A में ही आवेदन को बताया गया है, आवेदन को प्रारूप को 2A में। अधिनियम में सद्भाव पूर्वक किए जाने पर किसके विरुद्ध कोई वाद अभियोजन नहीं किया जाएगा?
पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, नामनिर्दिष्ट अधिकारी या किसी भी अधिकारी को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी व्यक्ति को। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का क्वेश्चन नंबर 56। इस अधिनियम में परिभाषित अपराध के अंतर्गत किस प्रकृति के अपराध से संबंधित है? जो अधिनियम में किसी भी प्रकृति के अपराध, केवल गंभीर प्रकृति के अपराध, संपत्ति से संबंधित अपराध, उपरोक्त कोई नहीं। 56 का है डी, ये बात करती है भ्रष्टाचार निवारण संबंधित अपराध। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए, सद्भावपूर्वक कार्यवाही करने पर संरक्षण किसको प्राप्त है? प्राकृतिक प्राधिकृत व्यक्ति, विशेष अधिकारी, किसी भी अधिकारी, किसी भी व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इस कार्य को संरक्षण करता है उस कोई भी व्यक्ति। आइए, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 90 के बारे में देखते हैं। संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित स्थान के संबंध में दिए गए आदेश के उल्लंघन करने पर दंड है। दोनों में 1 वर्ष है, दोनों में 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, या संरक्षित क्षेत्र के संबंध में 2 वर्ष और स्थान के क्षेत्र में 3 वर्ष। तो 58 का सही ऑप्शन है, दोनों में 3 वर्ष है, दोनों में 3 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। अधिनियम में शिविरों, कायावादों, परेडों का नियंत्रण कौन करता है? राज्य द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, राज्य द्वारा सशक्त अधिकारी, राज्य सरकार और सशक्त अधिकारी, या राज्य सरकार। तय का नियंत्रण राज्य सरकार करती है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ पर हमारा 3 वर्ष होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 60। राज्य सरकार का प्रत्यायोजन के संबंध में जो अधिकार है, प्रत्यायोजन के संबंध में जो अधिकार है वो किसके संबंध में नहीं है? वो किसके संबंध में नहीं है? दंड अधिरोपित करने में, जुर्माना अधिरोपित करने में, शासित अधिरोपित करने में, या सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने में। तो सही ऑप्शन है सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने में। आइए, आबकारी अधिनियम 1915 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अधिनियम में डिस्टिलरियों, ब्योरियों या भंडारकरण के स्थानों से हटने के पूर्व किसकी मंजूरी अवश्य है? क्षेत्र के आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त की, कलेक्टर की, या राज्य सरकार की? तो आपको जरूरी अनुमति है, वो है राज्य सरकार की, ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार। आइए, क्वेश्चन नंबर 62। अधिनियम में आबकारी राजस्व का संबंध किससे होता है? मादक औषधियों से, मदिरा से, ए या बी, और ए और बी। तो ए या मादक औषधि या मदिरा, ए या बी। राज्य सरकार अपनी शक्ति किसको प्रत्यायोजित नहीं करती? आबकारी अधिकारी को, राजस्व अधिकारी को, दोनों को करती है? दोनों को नहीं करती दोस्तों, दोनों को नहीं करती, दोनों को नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए, SC/ST एक्ट को देखते हैं। 64। यदि अपराध जल को दूषित या गंदा करना है तो कितनी राशि DM के पास जमा की जाएगी? 1, 4 लाख, बी 6 लाख, सी 8 लाख, डी 10 लाख। 64 का सही ऑप्शन है 8 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी, 8 लाख रुपए। अधिनियम की धारा 10 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर आदेश दिया गया है, कौन करेगा? राज्य सरकार, सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय, विशेष या अनन्य विशेष न्यायालय। 65 का सही ऑप्शन है सी, विशेष न्यायालय। धारा 3 में वस्तु पद के अंतर्गत क्या नहीं आता? मूर्ति, फोटो, रंग चित्र, चित्र नहीं आते। आइए, 67। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। अधिनियम की धारा 5 में विशेष न्यायाधीश किसी दोषित व्यक्ति को अधिकतम कितनी सजा दे सकता है? विशेष न्यायाधीश 10 वर्ष, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 68 देखिए,
अधिनियम की धारा 6 के अनुसार धारा 6 के अनुसार विचरण करने की शक्ति किस अधिनियम के अपराध में होती है? अवश्य वस्तु अधिनियम 1953, अवश्य वस्तु अधिनियम 1954, अवश्य वस्तु अधिनियम 1955 या अधिनियम 1956। सही ऑप्शन है अवश्य वस्तु अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 69। अधिनियम से संबंधित है, अधिनियम का अध्याय 3 संबंधित है अपराध से, उन्मुक्ति से, नियुक्ति से, अन्वेषण से, संपत्ति अधिसंभरण से। 69 का सही ऑप्शन है अनुप्राध से। अधिनियम की धारा 2 के संबंध में क्या सही है? धारा 2A 2I, 2A से 2I तक, धारा 2A 2J, धारा 2A 2K, धारा 2A 2L। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धारा 2A से धारा 2K तक। अधिनियम में विशुद्ध क्षेत्र के लिए जारी अधिसूचना पहली बार में कितनी अवधि के लिए नहीं होती है? कितनी अवधि से अधिक के लिए नहीं होती है? 30 दिन, 45, 90, 60। 71 का सही ऑप्शन हैगा 90 दिन, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। यदि डीएम या पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने को आयुध आदि के विक्रय की इत्तला दिए बिना विक्रय किया तो कितनी सजा होगी? 2 माह, 6 माह, 2 वर्ष, 6 वर्ष। तो आपको सजा होगी 6 माह। आइए क्वेश्चन नंबर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट को देखते हैं। अधिनियम में किसी प्राकृतिक की आपराधिक दशा की उपधारणा के बारे में उपबंध किया गया है? शारीरिक दशा का, शारीरिक संवेदना की दशा का, मानसिक दशा का, या सभी का? तो ये किया गया है मानसिक दशा का, ऑप्शन नंबर सी। कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग ऐसी रीति में जिसमें प्रचार प्रदर्शन की वितरण होता है, कितना दंड मिलता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है, ध्वनि अंग विक्षेप करता है, यह माना जाएगा उसने लैंगिक हमला किया, लैंगिक अपराध किया, लैंगिक उत्पीड़न किया, तो इन्हें लैंगिक उत्पीड़न किया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आइए किशोर बालकों से संरक्षण अधिनियम 2015 जे एक्ट को देखें। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार न्यायालय में कौन सम्मिलित है? कुटुंब न्यायालय, जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय? सभी, तो सभी इसमें सम्मिलित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दत्तक ग्रहण के लिए बालक को किसके स्थायी रूप से अलग किया जाता है? प्राकृतिक संरक्षक से, प्राकृतिक माता पिता से, जैविक माता पिता से, जैविक संरक्षक से? इसका सही ऑप्शन है जैविक माता पिता से। अधिनियम में प्रारंभिक निर्धारण किसके संबंध में किया जाता है? घोर अपराध, जघन्य अपराध, छोटे अपराध, तभी? तो जघन्य अपराध, ऑप्शन नंबर बी। आइए 79। महिलाओं का शिष्यरोपण देखिए, 79वां क्वेश्चन। महिलाओं का शिष्यरोपण जो ऐसी रीति से वर्णन जो प्रभावित करता हो इसमें शामिल है। उनको अशिष्ट होने का, उनका अल्पीकृत करने का, उनके चरित्र का अलंकृत करने का, सभी का? तो 79 का सही है डी, सभी का। 80वां क्वेश्चन देखिए। अधिनियम के अनुसार किसी रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड दस्तावेज या आणविक पदार्थ का निरीक्षण कर सकेगा, ऐसा कब किया जाता है? जब दंडनीय अपराध हो,
जब किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया हो, जब दंडनीय अपराध की करने की साक्ष्य हो सकेगी, या सभी। तो सही ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, जब दंडनीय अपराध करने की साक्ष्य हो सकेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 81, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अधिनियम की परिभाषा खंड के अनुसार जिला न्यायालय से कौन सा न्यायालय अभिप्रेत है? नहीं है, अभिप्रेत नहीं है। प्रधान दांडिक न्यायालय, नगर दांडिक न्यायालय, सत्र न्यायालय, या सभी? तो सभी इसमें ऑप्शन नंबर डी। इस अधिनियम का क्रमांक संख्या क्या है? 4 सन 2006, 6 सन 2006, 5 सन 2007, 6 सन 2007। तो 6 सन 2007 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, क्रमांक 6 सन 2007, ऑप्शन नंबर डी। आइए 83वां क्वेश्चन देखिए। बाल विवाह के अकृत किए जाने पर अनुबंध करने वाली महिला पक्षकार को भरण पोषण किया जाएगा जब तक कि वह उपार्जन करना बराबर नहीं कर देती, उसका पुनर्विवाह ना हो जाए, वह वयस्कता प्राप्त ना कर ले, उसका पुनर्विवाह हो जाए उसके 1 माह तक। 83 का सही ऑप्शन है, उसका पुनर्विवाह ना हो जाए। ऑप्शन नंबर बी, उसका पुनर्विवाह ना हो जाए। आइए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का क्वेश्चन नंबर 84। किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है, दंडित किया जाएगा 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, आजीवन कारावास तक, 5 वर्ष तक। 84 का सही ऑप्शन सी, आजीवन कारावास तक। यदि सार्वजनिक स्थान या परिसर के कोई होटल है जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, तो होटल की अनुज्ञप्ति अधिकतम कितनी अवधि के लिए निलंबित होगी? 3 माह, 6 माह, 12 माह, या 2 माह? 2 वर्ष। तो दोस्तों ये 1 साल के लिए निलंबित होती है 12 माह। आइए 86, इस अधिनियम के कार्यकरण के बारे में साधारण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष अधिकारी पुलिस अधिकारी को सलाह देने के लिए अशासकीय सलाहकार निकाय के लिए कौन प्रबंध करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए या बी, या ए और बी? तो ये करेगा दोस्तों राज्य सरकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देखिए। अधिनियम की परिभाषा खंड के अनुसार डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं? यह अभिलेख हैं, एक सूचना का अधिकार हैं, सूचना है, या दस्तावेज हैं? तो ये एक सूचना का अधिकार है। आइए 88, अधिनियम में राज्य सूचना आयुक्त की धारा में नियुक्त होते हैं? 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(3) के दिन। अधिनियम में दूसरी अपील कितनी अवधि में होती है? 30, 45, 60, 90। तो होती है दोस्तों दूसरी अपील 90 दिनों में। दूसरी अपील 90 दिनों में होती है। आइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद से विपरीत है? 336, 337, 338, 339। इसका सही ऑप्शन 338 में बताया गया है, 338। आइए अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 91, अधिनियम में विशेष अन्वेषण दलों का गठन मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराध की किस प्रयोजनों के लिए सामान्यतः होता है? अन्वेषण के लिए, अभियोजन के लिए, ए और बी, ए या बी? 91 का सही ऑप्शन है ए और बी, ए और बी, सी ऑप्शन सही है। आइए अधिनियम की धारा 18 संबंधित है जांच के दौरान कार्रवाई, जांच के पश्चात कार्रवाई, ए और बी, ए या बी? 92 का भी सही ऑप्शन है ए और बी। आइए सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 को देखिए। अधिनियम की परिभाषा खंड 2(1) के अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? प्राइवेट कुंजी, लॉक कुंजी, कुंजी युग्म, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं।
अधिनियम में प्रत्यायोजन की शक्ति वास्तविक रूप से किसको प्राप्त होती है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रवर्तक या नियंत्रक? तो ये होती है नियंत्रक को। अधिनियम में दुर्व्यवहार के लिए शास्ति में कितनी अवधि का कारावास संबंधित है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो सही ऑप्शन है 2 वर्ष। आइए 96 देखिए, लास्ट हमारा ये मोटरयान अधिनियम 1988। धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के कुछ मामलों में प्रतिदाय जो किया जाएगा वो किसको करना का सामान्यतः उपबंध है? पीड़ित व्यक्ति को, दावाकर्ता को, बीमाकर्ता को, बीमा कंपनी को। 96 का सही ऑप्शन है पीड़ित बीमाकर्ता को किया जाएगा सामान्यतः। आइए 97 अधिनियम में स्वर्णिम घंटा क्षति के पश्चात कितनी अवधि तक रहता है? अधिनियम में स्वर्ण घंटा की क्षति के पश्चात कितनी अवधि तक रहता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 97 का सही ऑप्शन है 3 घंटा। 3 घंटा, ऑप्शन नंबर सी, 3 घंटे तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98। अधिनियम में सामान्य मोटरयान की अनुमति यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के वाले की आयु 30 वर्ष होने की नहीं हुई है, 30 वर्ष की नहीं हुई है, तो मूलतः अनुज्ञप्ति उस व्यक्ति की कितनी आयु होने तक प्रभावी रहेगी? 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, 60 वर्ष तक। तो वो रहेगी 40 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी 40 वर्ष तक। आइए 99 शराब पीकर या अल्प नशे में कब अपराध धारा 150 में बनता है? केवल वाहन चलाने में, केवल चलते वक्त पकड़े जाने पर, केवल चलाने का प्रयास करने में, या सभी दशाओं में? तो 99 सही है चलाते वक्त, चलाने में या प्रयास करने में, सभी दशाओं में। डी। ऐसे अपराध के लिए दंड जिसके लिए कोई शासित उपबंधित नहीं है, जिसके लिए कोई शासित उपबंधित नहीं है, तो कितना दंडित किया जाता है? 3 वर्ष तक 50,000 रुपये जुर्माना दोनों, 3 वर्ष या 5,000 तक जुर्माना, 3 वर्ष तक 1,000 रुपये जुर्माना, या 5,000 रुपये जुर्माना मात्र। 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 5,000 रुपये जुर्माना मात्र। दोस्तों ये हमारे कंप्लीट हुए विधि क्रमांक फर्स्ट ए भाग हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आइए चलते हैं सेकंड भाग बी पार्ट की ओर। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के। हमारा ये है दोस्तों ग्रुप नंबर बी। ठीक है, इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विज्ञान मेला कहाँ आयोजित होता है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विज्ञान मेला कहाँ आयोजित होता है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, देवास। तो ये होता है दोस्तों हमारा भोपाल में आयोजित होता है। राष्ट्रीय विज्ञान मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? भोपाल में आयोजित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नीलम पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नीलम पार्क कहाँ स्थित है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर। दोस्तों ये भी स्थित हमारा है भोपाल में, ये भी हमारा स्थित है भोपाल में। आइए क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में हताई खेड़ा एवं घोड़ा बछाड़ डेमो को पर्यटक केंद्र के रूप में कहाँ विकसित किया जा रहा है? इंदौर, ग्वालियर, पन्ना, भोपाल। तो ये किया जा रहा है भोपाल। तीनों ऑप्शन हमारे अभी तक भोपाल आए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तहसील मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बुडार एवं गोहपारू, रीवा, विदिशा, शिवपुरी, शहडोल। तो ये आते हैं दोस्तों हमारी ऑप्शन नंबर सी शहडोल जिले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, मध्य प्रदेश के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पूर्व से लागू है? सागर में, गुना में, इंदौर में, इन सभी में। तो ये दोस्तों इन सभी में लागू है। ऑप्शन नंबर डी। डिंडोरी जिले को किस संभाग का भाग माना जाता है? शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा। तो दोस्तों शहडोल और ये नर्मदापुरम में तीन तीन जिले हैं। ठीक है,
तो सही ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर जबलपुर होगा, ऑप्शन नंबर बी। जबलपुर में 8 जिले हैं और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश में रेंजर प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में रेंजर प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बैतूल, बालाघाट, ग्वालियर या अमरकंटक? तो इसका सही ऑप्शन है बालाघाट में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है रेंजर प्रशिक्षण का? बालाघाट में। आइए 108, मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित अभियान बेटी बचाओ अभियान किस वर्ष से आरंभ हुआ? वर्ष 2011, 2012, 2013, 2014? ऑप्शन नंबर ए 2011 से। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महाशिव, महाहसीन, महाशीर, महासीप? का सही ऑप्शन है महाशीर। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन? तो इनका जन्म हुआ है भोपाल शहर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भोपाल। आइए चंबल घाटी में डाकुओं के आत्मसमर्पण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों चंबल नदी के बारे में बताया था आपको, डाकुओं यहाँ पर, ठीक है, खड्डों के कारण यहाँ पर निर्माण होता है। तो वीरेंद्र सकलेचा, PS विलेन, सुब्बाराव, कांताबेन त्यागी? इसका सही ऑप्शन है सुब्बाराव। कितने भूमिका निभाई थी? सुब्बाराव जी ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी। आइए मध्य प्रदेश में जन्मे अशोक कुमार ने किस फिल्म से अपना अभिनय सफर शुरू किया था? नैया से, वो 3 दिन, रोशनी, सफ़र? उन्होंने शुरू किया था नैया से अशोक कुमार जी ने अपनी फिल्म से अपना अभिनय सफ़र शुरू किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 113, मध्य प्रदेश के मोहनीश मिश्रा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? हॉकी से, क्रिकेट, एथलेटिक्स, शतरंज? देखिए दोस्तों MPPSC में जो क्वेश्चन बनते हैं वो खेल से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। खेल से यहाँ पर क्वेश्चन देखे जा सकते हैं 2-3। तो किससे संबंधित है मिश्रा जी? हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स या शतरंज? तो इनका संबंध है क्रिकेट से। मध्य प्रदेश में ऊषा राजे स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऊषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? वो जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर? ये हमारा स्थित है इंदौर में। ऑप्शन नंबर डी इंदौर में स्थित है। आइए 15वां, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप पर वेदिका का निर्माण किसने कराया था? कुषाण शासक कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, पुष्पमित्र शुंग ने, अशोक ने? दोस्तों अशोक ने बनवाया था, लेकिन ये सांची की वेदिका का निर्माण कराया था हमारे पुष्पमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पुष्पमित्र शुंग। मध्य प्रदेश में एरण स्थान किस जिले में आता है? फेमस स्थान एरण दोस्तों, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है ये। विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी? सही ऑप्शन है सागर में एरण, ठीक है, एरण का संबंध सागर जिले में आता है। सही ऑप्शन सी। चंदेल वंश के अधिकांश अभिलेख मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त होते हैं? मक्सी, रायसेन, छतरपुर, अशोकनगर? तो सही ऑप्शन दोस्तों खजुराहो, छतरपुर जिले में आता है। खजुराहो जिसके छतरपुर से, किस जिले से? छतरपुर जिले से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी क्या थी? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, भोजपुरी व शिवपुरी? 118 का सही ऑप्शन है सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी रही थी उज्जैन। 18 का सी उज्जैन। आइए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर है? अरावली पर है, विंध्याचल पर है, सतपुड़ा पर है, मैकाल पर है? धूपगढ़ चोटी 1350 दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और ये स्थित है हमारी ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा, महादेव पर्वत श्रृंखला पर, ठीक है। सतपुड़ा की जो 4 श्रेणियाँ हैं, अरावली है, वो राजपीपलिया है, महादेव है, मैकाल है, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी
वो 120। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? तो न्यूनतम तापमान झाबुआ में, सिवनी में, पचमढ़ी में, पन्ना में। तो ये पचमढ़ी में दोस्तों किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में चावल की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? चावल के लिए कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, खाछारी मिट्टी। चावल के लिए है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम किस जिले में होता है? सोन नदी का उद्गम किस जिले में? उज्जैन, शहडोल, सिंगरौली, इंदौर। दोस्तों शहडोल, अमरकंटक शहडोल जिले से होती है। अनूपपुर ही से शहडोल जिले संभाग ही है जिसके दो जिले बने थे, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो शहडोल सही होगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 123। मध्य प्रदेश की किस नदी के ये नाम भी हैं? सोगो, देवी, रेवा। चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, नर्मदा नदी। तो सभी को पता होगा रेवा या जिनके नाम से जाना जाता है नर्मदा नदी को, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश में अनाजों की फसलों में कौन सा अनाज प्रमुख रूप से पैदा होता है? गेहूं, चावल, चना, मक्का। तो प्रमुख रूप से पैदा होता है हमारे यहाँ गेहूं। ठीक है, मध्य प्रदेश का गेहूं पूरे भारत इंडिया भर में फेमस है। ठीक है, यहाँ तक कि मालवा का गेहूं और ये अच्छा खासा फेमस, प्रमुख रूप से पैदा होता है हमारे यहाँ गेहूँ। मध्य प्रदेश में गांजा का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो गांजे के नाम से जाना जाता है हमारा खंडवा जिला। खंडवा जिले को में गांजा और प्याज, नमक अच्छे और सिरोही जिले और निमाड़ के प्रमुख जिले माने जाते हैं। खंडवा दोस्तों गांजा का प्रमुख उत्पादक जिला माना जाता है। मंदसौर हमारा अफीम की फेमस है। आइए, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ हैं? उज्जैन, बालाघाट, राजगढ़, झाबुआ। तो सही ऑप्शन राजगढ़, सही ऑप्शन राजगढ़ है। मध्य प्रदेश से किस अभ्यारण्य में एशियाई सिंह को संरक्षित किया जा रहा है? संरक्षित किया जा रहा है एशियाई शेरों को। सरदारपुर, घाटी गांव, सैलाना, पालनपुर। सही ऑप्शन दोस्तों पालपुर कोनो अभ्यारण्य में किया जा रहा है, पालपुर कोनो अभ्यारण्य में। आइए 128वां देखते हैं। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। पीथमपुर, धार, मंडीदीप, बेड़न। तो सिंगरौली का शहर बेड़न इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। ठीक है, इसको ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। उसका शहर बेड़न को भी ऊर्जा राजधानी कहते हैं। ठीक है, बेड़न या फिर सिंगरौली, याद रखिएगा सिंगरौली जिले को कहा जाता है ऊर्जा राजधानी के नाम से। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला है और एकमात्र जिला है जहाँ से हमारी मानक रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला। आइए क्वेश्चन नंबर 129। मध्य प्रदेश का गांधी सागर जल मध्य प्रदेश का गांधी सागर जल विद्युत केंद्र इस जिले में है। तो गांधी सागर दोस्तों ये चंबल नदी पर बने हुए हैं और ये हमारे उसी शहर में होंगे। याद रखिएगा चंबल नदी जिस ओर जा रही है, मंदसौर नहीं है ना, भिंड मुरैना होते हुए। और जबलपुर नहीं होगा, खंडवा नहीं होगा, सागर नहीं होगा, मंदसौर होगा। सही ऑप्शन मंदसौर। ठीक है, आप मैप से परिचित हैं तो राइट यहाँ ऑप्शन आप सही लगाएंगे, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश राज्य में तेल शोधक कारखाना किस जिले में है? और तेल शोधक दोस्तों ये कारखाना बीना, सागर जिले की तहसील व सागर जिले का शहर बीना में ये बनाया गया है तेल शोधक कारखाना ओमान की मदद से। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा सागर जिले की तहसील में। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, इंदौर, धार, पीथमपुर। तो पीथमपुर ठीक है कुछ जिले में है, सागर जिले की तहसील में। मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ कृत्रिम रेशा बनाया जाता है? खंडवा, अलीराजपुर, नागदा, सीधी। तो कृत्रिम रेशा दोस्तों ये बनाया जाता है उज्जैन जिले की तहसील नागदा में। ठीक है, नागदा को भी प्रस्तावित किया गया है कि जिले बनाने की मांग की गई है, इसलिए नागदा किस शहर में आता है? उज्जैन में। यहाँ पर कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। आइए 133। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छिंदवाड़ा, सिंगरौली, बेड़न, पीथमपुर। तो पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पीथमपुर को धार जिले का पीथमपुर।
मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा उद्योग घनत्व है? तो उद्योग घनत्व दोस्तों हमारा धार जिला ही है। इंदौर, धार, ग्वालियर, चंबल, तो धार, भोपाल, तो हमारा धार जिले में ही उद्योग घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन किस संभाग के अंतर्गत आता है? सभी जानते होंगे इटारसी, और तो ये हमारा आता है नर्मदापुरम संभाग में आता है। जबलपुर, नर्मदा, भोपाल, उज्जैन, तो सही ऑप्शन है 35 का बी, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। आइए 136। दिनांक 6/4/2021 को किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 6 अप्रैल 2021 को किस नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 47वें, 48वें, 49वें, 50वें। ठीक है, 136 का सही ऑप्शन है 48वें क्रम के। इसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। गोविंदा, रजनीकांत, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत को मिला है। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया गया है? जानवरों का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। आंध्र प्रदेश में। कौन सा ओलंपिक के लिए हाल ही में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं? दुर्गा देवी, कमला देवी, भावनी देवी, भानुप्रिया। भवानी देवी। ऑप्शन नंबर डी, भवानी देवी। ठीक है, कौन दोस्तों? भवानी देवी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाला प्रथम खिलाड़ी बने हैं? 3000 रन बनाने वाले T20 में विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा विराट कोहली। ठीक है, इसका भवानी देवी और इसका विराट कोहली। आइए 141वां क्वेश्चन चलिए। किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, आगरा। तो हैदराबाद में खुला है पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला। कहाँ पर? हैदराबाद में। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके क्या नाम रखा गया है? भारत टीवी, संवाद टीवी, मुद्रा टीवी या संसद टीवी? तो इसका नाम अब रखा गया है संसद टीवी। दोनों का विलय कर दिया गया और एक नाम रख दिया गया संसद टीवी। भारत का चौथा राज्य कौन सा है जिसने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया? आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हरियाणा। 143 का डी, उत्तराखंड। भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? केरल है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है या असम है? तो ये केरल राज्य है जहाँ पर डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, और ये पहला राज्य याद रखिएगा। आइए 146। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। तो सही ऑप्शन है 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब जीता। 21 का पुरुष एकल रोजर फेडरर, नोकांक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, डोमिनिक थीम, डेनियल मेदवेदेव दोस्तों, इनको पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है, डेनियल मेदवेदेव को।
आइए कौन से अधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, केल्विन डी ब्रून, अली देई। इसका सही ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी। इस देश ने सितंबर माह में बच्चों के लिए एक सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया है? किस देश ने सितंबर माह में बच्चों के लिए एक सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने का नियम बनाया? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। डेल स्टोन ने क्रिकेट से पूर्णतः संन्यास ले लिया, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 90वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आइए आगे चलते हैं, कंटिन्यू क्लास को आगे करते हुए अब हम चलते हैं 10वें प्रैक्टिस सेट की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट माध्यम से बताइएगा। ठीक है, जो भी आपकी कमेंट हो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।